अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज की तरफ से मैं हूँ आसिफ बादीन। लास्ट टाइम हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर नंबर 14 है सेकेंड ईयर का, जिसका नाम है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके दो पार्ट्स हम पढ़ चुके थे, थर्ड पार्ट है। पहले और दूसरे पार्ट्स में हम लोगों ने जनरल फीचर्स, डी ब्लॉक की इंट्रोडक्शन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स के नाम और डिटेल पढ़ी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मुतालिक हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोगों ने शो किया था किस तरीके से शो किया जाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों, इस सारे इलाके को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें सेंट्रल मेटल एटम मौजूद होता है और लिगेंड मौजूद होते हैं। लिगेंड्स को शो करने के लिए छोटी ब्रैकेट लगा के उसके नंबर नीचे लिखे जाते हैं कि तादाद में कितने हैं। और इसके बाहर का इलाका कहलाता है आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर पर भी यहाँ पे चार्ज शो किया गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर भी चार्ज शो किया गया। नीचे आप ये देखें स्ट्रक्चर, ये सेंट्रल मेटल एटम है और हमारे पास ये चारों तरफ लिगेंड्स मौजूद हैं सीएन साइनों की फॉर्म में, और उनके चार्ज को शो किया गया, स्क्वायर ब्रैकेट शो किया गया और हमारे पास ये पॉजिटिव आयन भी शो किया। अब जब केमिकल कंपाउंड्स की बात आती है तो उनको नाम देने का तरीका बड़ा मुश्किल है। आमतौर पर लोगों को केमिकल कंपाउंड्स के नाम याद नहीं होते और उसकी बेसिक रीजन ये है कि दो तरीके से केमिकल कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है। पहला कॉमन नेमिंग सिस्टम कहलाता है, दूसरा कहलाता है आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम कहलाता है। अब कॉमन नेमिंग सिस्टम में फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक गैस है जिसका नाम मार्श गैस है। मार्श कहते हैं स्वैम्प को, यानी दलदल को कहते हैं। ये दलदल में बुलबुले जो प्रोड्यूस होते हैं उस दौरान प्रोड्यूस होती है। लेकिन कॉमन नेमिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज ये है कि हमें इसके नाम से तो पता चल रहा है कि दलदल में मौजूद है या ओरिजिन का वो है, लेकिन असल में इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है हमें नहीं पता चलता। तो यानी नाम से हमें हेल्प नहीं होती, अंदाजा नहीं होता ये कौन सी चीज है, और इस तरीके से केमिकल कंपाउंड्स को याद करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसका हल निकाला आईयूपीएसी और उन्होंने अपना नेमिंग सिस्टम लेके आया। इस नेमिंग सिस्टम का एडवांटेज ये है कि नाम से स्ट्रक्चर बन सकता है और स्ट्रक्चर से नाम बन सकता है, दोनों पॉसिबल है। जैसे हमारे पास मीथेन। अब मीथेन ओरिजिनली वही मार्श गैस का अपना नेम है। अब मीथ से आपको पता चलता है एक कार्बन, एन से पता चलता है कि उसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा है निस्बतन कॉमन नेमिंग सिस्टम। अब आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात होगी, नॉट ऑर्गेनिक पे फोकस नहीं करेंगे, बायोकेमिस्ट्री पे फोकस नहीं करेंगे। अब आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले मैं पता होना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इनका स्लोगन है। ज्यूरिक में इनका, स्विट्जरलैंड में ये रजिस्टर्ड है और इनका सेक्रेटरीट जो है नॉर्थ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है, जो कि असल में ट्रायंगुलर पार्क कहलाता है। तो सेक्रेटरीट नॉर्थ कैरोलिना यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है और रजिस्टर्ड ये ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, ये इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड काम करती है। फिजिक्स में भी इन्होंने काम किया है, बायो में भी इन्होंने काम किया है, लेकिन मेन इनका फोकस केमिस्ट्री में इनका काम होता है। क्या करते हैं, नेमिंग का सिस्टम रखते हैं, सिंबल्स और यूनिट्स की प्रैक्टिस करते हैं केमिस्ट्री में मुख्तलिफ फील्ड में। अब आईयूपीएसी काम किस तरह करता है, आईयूपीएसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो कहलाते हैं कलर बुक्स। यानी आईयूपीएसी ने कुछ कलर बुक्स बनाए हैं जो हर कलर बुक एक खास काम करता है, वो कलर ही उसको शो करता है कि ये किस फील्ड में काम करेगा। जैसे हमारे पास एक ग्रीन कलर, कवर उसका ग्रीन होता है, आईयूपीएसी ने बनाया हुआ है, उनकी बुक मौजूद है, उनके पास 1200 से ऊपर साइंटिस्ट मौजूद हैं, केमिस्ट मौजूद हैं जो इनके लिए काम करते हैं। अच्छा, और इनके बहुत सारे मेंबर्स मौजूद हैं और नीचे इनकी गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो कि मुख्तलिफ काम करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं है, एनजीओ टाइप का इदारा है। इनकी ग्रीन बुक क्या करती है, क्वांटिटीज, यूनिट्स और सिंबल्स। फिजिकल केमिस्ट्री की जो पोर्शन में हम क्वांटिटीज की बात करते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं, उसको ग्रीन बुक कवर करता है। फिर उसके बाद रेड बुक, रेड बुक कौन सी होती है, उसका कवर रेड होता है। ये नोमेनक्लेचर है, लेकिन कौन सा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर, यानी जो हम पढ़ेंगे वो भी इनऑर्गेनिक में आता है, तो इसका मतलब हमें रिलेटेड जो नोमेनक्लेचर होगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। इसके अलावा ब्लू बुक है, ब्लू बुक जो होगी, कलर उसका, कवर उसका ब्लू बुक का है, तो उसमें नोमेनक्लेचर कौन सी है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोमेनक्लेचर है। पर्पल बुक है,
काम क्या है, पॉलीमर की टर्मिनोलॉजीज और नोमेनक्लेचर को कवर करना। फिर उसके बाद ऑरेंज बुक का काम एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिटिकल पोर्शन में नोमेनक्लेचर को कवर करना। और सिल्वर बुक टर्मिनोलॉजीज और नोमेनक्लेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, यानी लेबोरेटरी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है, नेम है, उनसे रिलेटेड काम करना। व्हाइट बुक जो है वो बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में या बायोकेमिकल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, सारे रूल्स मौजूद है। और गोल्डन बुक जो है वो केमिकल टर्मिनोलॉजी की है। तो इसका मतलब आईयूपीसी के पास मुख्तलिफ किस्म के कलर बुक्स हैं और हर कलर बुक का अपना स्पेसिफिक काम है। हम जो ये प्रपोर्शन कवर कर रहे हैं वो रेड कलर की बुक से कंसर्न है, जिसमें इनऑर्गेनिक का पोर्शन मौजूद है। हम जो पढ़ेंगे वो आईयूपीसी नेमिंग रूल्स पढ़ेंगे आज के आईयूपीसी के वो कौन से रूल्स है जिसके ब्याह पर हम डीप लॉ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। ये बहुत डिफरेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के निस्बत। आईयूपीसी का नोमेनक्लेचर का रूल नंबर 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, cation is named before anion all the time। क्या कह रहे हैं कि जो कैटाइन होते हैं, पॉजिटिव आयन होता है, उनका नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा, बाद में एनाइन का नाम लिखा जाएगा। मिसाल इस तरह से है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। तो हमेशा जैसे आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास होते हैं, उनके नाम, सॉल्ट्स के नाम होते हैं, पॉजिटिव आयन का नाम पहले, नेगेटिव आयन का नाम बाद में। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यही करते हैं कि पॉजिटिव आयन को पहले नाम लिखते हैं, नेगेटिव आयन को बाद में नाम लिखते हैं हमेशा। और आप कहते हैं सर जी अगर सिर्फ नेगेटिव आयन लिखा हो हमारे सामने तो उसी को नाम देंगे, पॉजिटिव आयन को नाम नहीं देंगे क्योंकि वजूद ही नहीं रखता। फिर दूसरी चीज, हमेशा हम एक काम करेंगे कि कैटाइन और एनाइन के बीच में स्पेस लाजमी मौजूद है। जहाँ कैटाइन का नाम मौजूद है उसके बाद एनाइन आ रहा है, नेगेटिव आयन आ रहा है, तो उनके बीच में स्पेस या गैप लाजमी होना चाहिए। दोनों को मिक्स करके हम नहीं लिख सकते। तो नोमेनक्लेचर का पहला रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव आयन को हमेशा पहले लिखेंगे, नेगेटिव आयन को बाद में लिखेंगे, और दोनों के बीच में स्पेस लिखना लाजमी है। किस तरीके से, चले यहाँ देखते हैं। ये हमारे पास एक पूरा कंपाउंड मौजूद है जिसमें सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब हम गौर करते हैं, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स हैं और ये आयनाइजेशन स्फीयर हमारे पास मौजूद है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सब कुछ नजर आ रहा है। अब इसको नाम दिया गया। अब हम इसमें देखते हैं इस पे कौन सा पोर्शन है, आयनाइजेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो इसका मतलब मैं इससे पहले नाम नहीं दे सकता, बल्कि मैं किस पोर्शन को नाम दूंगा, इस पोर्शन को नाम दूंगा जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखें, अब इस पोर्शन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, और इस पोर्शन पे चार्ज है पॉजिटिव। तो सबसे पहले पोटेशियम वाले पार्ट को मैं नाम दूंगा, फिर स्पेस दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन यानी नेगेटिव आयन को नाम दूंगा। चलिए इसका नाम क्या बनता है, ये देखें, ये टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट है। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट इसका नाम है। अब हमने क्या किया, हमने ये पॉजिटिव पोर्शन को नाम दिया, फिर गैप दिया, फिर हमने नेगेटिव पोर्शन का नाम लिखा। तो पहला रूल ये कहता है कि आप कैटाइन को पहले लिखेंगे, पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे और उसके बाद एनाइन को लिखेंगे। फिर देखें, अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पोर्शन ये है, पोटेशियम है, तो हमने पोटेशियम लिखा, हेक्सासाइनोफ्यूरेट 2 इसका नाम लिख दिया। तो पहला रूल ये कहता है कि हमने क्या करना है, पॉजिटिव आयन को पहले, नेगेटिव आयन को बाद में, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्पेस लाजमी होना चाहिए। रूल नंबर 2, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जो चीजें मौजूद है उनको नाम देते हैं। जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, नेम ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। लिगेंड्स वो कंपाउंड है जो सेंट्रल मेटल एटम के आसपास मौजूद होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, फिर उस दूसरी चीज हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और फिर छोटी ब्रैकेट के अंदर हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में। कैसे, अभी हम देखते हैं। पहले गौर करें कि हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर जो चीजें हैं उनको कैसे नाम देते हैं, पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का नाम पहले नहीं लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर छोटी सी ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास दो कंपाउंड मौजूद हैं, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मौजूद हैं। अब देखते हैं इनके नाम क्या है। इसका नाम है टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट।
हमने क्या कहा, इस पोर्शन को नाम देना है जो कि कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको नाम देने की बात हो रही है, बाहर वाले की बात नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कॉपर है, कॉपर को मैं नाम नहीं दे सकता, मैंने किसे नाम देना है, ये हमारे पास अमाइन जो है NH3, इसको हम लोग अमाइन कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस अमाइन को पहले नाम देना है, फिर कॉपर को नाम देना है, और जब कॉपर का नाम लिख लिया उसके बाद एक चौथी ब्रैकेट बनानी है और उसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, और उसके बाद वही फिर गैप है और बाद में नेगेटिव आएंगे। ये एक नाम हुआ। अब फिर से देखिए इसी रूल के मुताबिक, सबसे पहले मैं इसको ऐसे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम पहले रूल में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हम स्फीयर के अंदर बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पे दो चीज मौजूद है, आयरन है, साइनो है, सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है। लेकिन हमने साइनो का नाम पहले लिखा, आयरन का नाम बाद में लिखा, और छोटी ब्रैकेट लगा के हम लोगों ने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी। और अगर फर्स्ट कर लें किसी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर 2 लिखे हैं, इसके साथ हम लोग नेगेटिव भी शो करेंगे। अब पॉजिटिव शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 लिखा है तो उसका मतलब पॉजिटिव ही है, तो हम शो नहीं कर रहे हैं। अगर नेगेटिव हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव शो करना लाजमी होता है। अगर कॉपर नेगेटिव हो या कोई और कंपाउंड हो, कोई और सेंट्रल मेटल एटम है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो हम उससे क्या करते हैं, एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव, जो भी सिचुएशन, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लिख लेते हैं और 2 लिखते हैं। Rule number 3, if there are 2 or more types of ligands, अगर दो या दो से ज्यादा किस्म के लिगेंड्स हैं, फर्स्ट कर रहे साइनो है और ब्रोमो, तो इसका मतलब 2 लिगेंड्स हो गए सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच। अब उनको जब हम नाम देते हैं तो उसमें एक नाम का तरीका हम क्या करते हैं कि हम अल्फाबेटिकली नाम देते हैं। साइनो C से शुरू होता है, ब्रोमो B से शुरू होता है, तो पहले ब्रोमो आएगा बाद में साइनो आएगा। यानी हम लोग लिगेंड्स की तादाद 2 या 2 से ज्यादा हो मुख्तलिफ किस्म के, तो हम क्या करते हैं, उनको अल्फाबेटिकली लिखते हैं। IUPAC का रूल यही कहता है। पुराने रूल के हिसाब से ये था कि फर्स्ट हम लोग नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लेते हैं, फिर न्यूट्रल का लेते हैं, और बाद में हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव का नाम लिखते थे। लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होता। IUPAC का रूल ये कहता है कि आप जितने भी किस्म के लिगेंड्स हैं सबका नाम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। किस तरीके से, चले यहाँ देखते हैं। हमारे पास देखें कॉपर है, माइन है, एक्वा है, तो दो किस्म के लिगेंड्स हैं, एक्वा या एक्वो और माइन। अब इनको नाम किस तरह से देते हैं, लिगेंड्स की बात हो रही है, हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे हम देखें, अब अमाइन जो है AM से शुरू हो रहा है, एक्वा AQ से शुरू हो रहा है, जाहिर बात दोनों A से शुरू हो रहे हैं, कोई भी चीज से शुरू नहीं हो रहा, तो हमें दोनों को एक लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये AM है और ये AQ है, तो उसका मतलब अमाइन पहले आएगा, एक्वा बाद में आएगा। तो पहले हम लिखेंगे टेट्रा, मतलब 4, अमाइन, ट्राई, एक्वा, कॉपर, 2। इस तरीके से हम नाम दे रहे हैं इसे। जैसे जब लिगेंड्स 2 या 2 से ज्यादा किस्म के हों तो उनको नाम देने के लिए अल्फाबेटिक ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर ब्रोमो और क्लोरो मौजूद हैं तो ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा। रूल नंबर 4, लिगेंड्स आर नेम्ड एंड रिटर्न अल्फाबेटिकली। जैसे हमने कहा था कि अल्फाबेटिकली उनको लिखा जाता है, लेकिन एक और चीज का ख्याल रखा जाता है कि उनके साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, एक्सा जो कि लिखा होता है कि अगर 2 लिगेंड्स हैं ब्रोमो तो हम उसके साथ लिखेंगे डाई ब्रोमो, 4 हैं तो हम लिखेंगे टेट्रा ब्रोमो, और अगर 6 साइनो है तो हम लिखेंगे हेक्सा साइनो। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, इसको हम कंसीडर नहीं करते अल्फाबेटिकली। ब्रोमो है और उसके साथ लिखा हुआ है डाई ब्रोमो, तो हम डाई ब्रोमो में डाई को हैसियत नहीं देंगे, ब्रोमो के बी को हैसियत देंगे। अल्फाबेटिकली हम बी को कंसीडर करेंगे, डाई को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास वही टिपिकल मिसाल है। अब देखिए क्या होता है, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास इसका नाम है टेट्रा अमाइन ट्राई एक्वा कॉपर। अब गौर करें, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये टेट्रा है, टेट्रा टी से शुरू होता है ना, TE से, ये TR से। हम इस टेट्रा को हैसियत नहीं दे सकते अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हम इसका नहीं बना सकते। हमें बनाना है लिगेंड का, ना कि उसकी तादाद का। तो हमारे पास A यहाँ पे मौजूद है, A यहाँ पे मौजूद है, ये AM है, ये AQ है, तो AM पहले AQ बाद में। अगर हमारे पास होता
ए और सी, तो हम ए को पहले लिखते हैं, सी को बाद में लिखते हैं। जैसे दूसरी मिसाल हमारे पास मौजूद है, ये देखिए यहाँ पे ब्रोमो है, तो हम क्या करते हैं, टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो। डाई को हमने हैसियत नहीं दी, टेट्रा को हमने हैसियत नहीं दी। यहाँ पे ए है अमाइनो के लिए, बी है ब्रोमो के लिए, तो इसीलिए ए पहले आया, बी बाद में आया। हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा को हैसियत नहीं देते। रूल नंबर 5, when there are two or more ligands of the same type, जब दो या दो से ज्यादा लिगेंड्स हों एक ही किस्म के, फर्स्ट पर 3 एक ही किस्म के लिगेंड्स हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिगेंड्स के नाम से पहले एक लफ्ज यूज करते हैं जिसको कहते हैं प्रीफिक्सेस। जिस प्रीफिक्सेस का हमने तस्करा किया थोड़ी देर पहले, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, इस तरह से ऑनवर्ड हम इनको नाम देते हैं। और इनको लिगेंड के नाम से पहले लिखना पड़ता है। किस तरीके से, देखिए हमारे पास लिगेंड मौजूद है 6 हैं, तो 6 के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है हेक्सा, तो इसका नाम बनेगा हेक्सासाइनो। फ्यूरेट बाद में नाम लिखा हुआ है, ये देखिए दोनों के बीच में गैप मौजूद है IUPAC रूल्स के मुताबिक। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, when ligands already have prefix। अब ये क्या सिचुएशन है, फर्स्ट कर लो किसी लिगेंड का नाम ऐसा है जो नाम शुरू होता है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा से। जैसे ये लिगेंड डाई ऑक्सीजन, अगर ये सेंट्रल मेटल एटम है और डाई ऑक्सीजन, इसको हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कहते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, डाई ऑक्सीजन कहते हैं। अब अगर एक लिगेंड है जिसका नाम डाई ऑक्सीजन है और मैं उसके नाम के साथ, और तादाद में वो कितने हैं, 2 हैं, तो मैं उसके नाम के साथ डाई डाई ऑक्सीजन लिखूं, तो जाहिर बात ये तो गलत हो जाएगा। हम चाहते हैं कि नाम से स्ट्रक्चर बन सके, और अगर हम डाई डाई ऑक्सीजन लिखेंगे तो नाम से स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल नहीं होगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, ये रूल यही बताता है, जब लिगेंड्स के नाम के शुरू में प्रीफिक्स में स्टार्ट में ट्राई डाई ऐसे प्रीफिक्स आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और होता है। हम क्या करते हैं, उसमें डाई नहीं लिखते, ट्राई नहीं लिखते, बल्कि उसकी बजाय बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ब्यूटाकिस, पेंटाकिस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी इजाफा कर लेते हैं, और उससे पता चल जाता है कि उसमें तादाद कितनी मौजूद है। फर्ज करें डाई नाइट्रोजन है, N2 को कहते हैं, और डाई नाइट्रोजन की तादाद 4 है, तो हम क्या है, टेट्रा डाई नाइट्रोजन नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं टेट्राकिस डाई नाइट्रोजन, छोटी ब्रैकेट में इसको रखें। किस तरीके से अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास देखिए ये ई है, इटालियन डायमाइन के लिए सिंबल है, 3 है। अब उसके नाम के अंदर डाई आ रहा है, तो अब इसके साथ में क्या कर सकता हूँ, 3 है, ट्राई इटालियन डायमाइन नहीं लिख सकता हूँ, बल्कि मैं क्या लिखता हूँ, ट्रिस इटालियन डायमाइन। कैसे, यहाँ पे देखिए ट्रिस इटालियन डायमाइन, इसको ब्रैकेट में रखा, बाकी नाम उसी तरीके से मौजूद है। ये हमारे पास देखिए ये क्रोमियम है, ये हमारे पास इटाइलिन डायमाइन, ये देखिए कोने में कार्बन है, NH2 है, इसके पास लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर से दे रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को बॉन्ड बनाने के लिए, और इस तरीके से ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना है। तो हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे क्या मौजूद है, डाइअमाइन मौजूद है, अगर किसी लिगेंड के नाम के शुरू में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस तरह का लफ्ज आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ फिर डाई ट्राई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं जब उसके नंबर को शो करने के लिए, बल्कि हम लोग कहते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ब्यूटाकिस और पेंटाकिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 7, नेगेटिव लिगेंड्स जब भी आते हैं, अब नेगेटिव लिगेंड्स कौन से होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, जाहिर बात है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इन्होंने किसी और एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन छीना है और अपने पास रखा हुआ है, तो इसीलिए इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है शेयरिंग करने के लिए, जो कि कोऑर्डिनेशन पेयर बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। उसके लिए जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके लिए सफिक्स इस्तेमाल होता है ओ, यानी उनके आखिर में ओ आता है। कैसे देखें, जैसे ये फ्लोरीन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको कहते हैं फ्लोरो, क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आयोडो, साइनो CN, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इसके साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। अब फिर देखें यही रूल कंटिन्यू हो रहा है, नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में हम लिखते हैं O,
गौर करें, ये हमारे पास हाइड्रोक्सियो है, हाइड्रोक्सी वहां पे कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्सियो कहेंगे, इसका मतलब है H और ऑक्सीजन, इसमें -1 चार्ज मौजूद है। चार्ज किसका है? मेरी बात ऑक्सीजन का है। फिर देखिए नाइट्रो, नाइट्रीटो, दोनों नाम लिए जाते हैं। NO3-1 को कहा जाता है। ये देखिए सेंटर में नाइट्रोजन है और हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस पे चार्ज मौजूद है। ये समझो चेंज नहीं किया गया, 1 चार्ज मौजूद है। बहरहाल ये क्या है? ये नाइट्रो ग्रुप मौजूद है मेरे पास। नेक्स्ट देखिए कार्बोनेटो, कार्बोनेट हाइन है, ये सामने CO3-2, लेकिन जब ये लिगेंड की फॉर्म में मौजूद होगा तो हम इसे CO3 लिखा हो तो हम उसको कार्बोनेट आइन नहीं करेंगे, कार्बोनेट नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कार्बोनेटो। तीन कार्बोनेट आइन मौजूद है तो हम लोग कहेंगे ट्राई कार्बोनेटो। हमारे पास कार्बोनेट आइन है, ऑन करें -2 चार्ज पे। फिर बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आता है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाई कार्बोनेटो। HCO3-1 है, ये देखिए ये कार्बन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो इसीलिए -1। नेगेटिव लिगेंड सेम सिचुएशन आ रही है, देखिए इसका नाम है सल्फेटो, ये हमारे पास है सल्फेटो, SO4-2 है। जब ये मौजूद होगा तो ऐसे लिगेंड को नाम देंगे सल्फेटो। अगर 4 SO4-2 है तो हम लोग क्या कहेंगे, या SO4 लिखा हुआ है वहां पे -2 नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, टेट्रा सल्फेटो। और अगर सल्फाइड SO3-2 मौजूद है तो उसको हम लोग कहते हैं सल्फाइटो। ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एसीटेटो, एसीटेटाइन यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो CH3COO-1 है, ये देखें CH3COO, यहाँ पे -1 चार्ज मौजूद है, इसको कहते हैं एसीटेटो। इसको कहते हैं ऑक्सीलेटो, C2O4, C2O4-2, ये देखिए -2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं, ऐसे लिगेंड को हम लोग कहते हैं, यानी साइनो की बजाय इनमें से कोई भी लिगेंड हो सकता है जो नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। तो ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, इनका आमतौर पर इनके एंड में O आता है। अब अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज लिगेंड की बात हो रही है, या पॉजिटिव लिगेंड जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उनके आखिर में यानी सफिक्स मतलब एंड में हम इस्तेमाल करते हैं IU। तो लिगेंड्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता था, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो उनके आखिर में O आता था, और लिगेंड्स यानी उनका सफिक्स O था। और लिगेंड्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनके आखिर में हम लोग लिखते हैं IU। जैसे हाइड्रोजीनियम, देखिए H2H2, ये हाइड्रोजीनियम है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर दूसरा है नाइट्रोनियम, NO2 +1, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उन पर ऑक्सीजन मौजूद है। फिर नाइट्रोसोलियम, इस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव लिगेंड है उनके एंड में हम लोग क्या लिखते हैं, IUM लिखते हैं। तो जिस चीज पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए कि वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए प्रोवाइड करें। आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन इसके पास लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए अवेलेबल है। रूल नंबर 9, हमारे पास अगर न्यूट्रल लिगेंड हो तो हम क्या करें, तो हम सफिक्स में कोई चेंज करें। देखिए न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, हम INU नहीं लगा सकते, हम O नहीं लगा सकते। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका पर्टिकुलर नेम लिखना पड़ेगा। जैसे इसको कहते हैं अमाइन NH3 को, जैसे एक्वा या एक्वो वाटर के लिए H2O के लिए इस्तेमाल होता है, ओरिजिनल नाम इसका वाटर है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसको जब लिगेंड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं एक्वा या एक्वो का। डाइनाइट्रोजन N2 का नाम है, हम जानते हैं ओरिजिनली नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन जब हम लोग लिगेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है डाइनाइट्रोजन का। ये डाइऑक्सीजन है, जानते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेकिन लिगेंड की फॉर्म में इसका नाम होगा डाइऑक्सीजन। इथाइलिन डाइअमाइन EN से भी शो किया जाता है। ये देखिए हमारे पास 2 कार्बन और H पे NH2 ग्रुप मौजूद है। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल CO को कहते हैं, तो इसका मतलब ये लिगेंड की फॉर्म में मौजूद होता है। नाइट्रोसॉइल NO को कहते हैं। हाइड्रोजीन हमारे पास है NH2, ये हमारे पास ऐसे लिगेंड्स हैं जो कि ओरिजिनली न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम के साथ हम IMU
या ओ का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उनके स्पेसिफिक नाम है जो हम लोग यूज करते हैं। रूल नंबर 10, जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर इस जगह चार्ज हो नेगेटिव, हम क्या बात कर रहे हैं, वन कॉम्प्लेक्स एज नेगेटिव चार्ज। ये रूल कब अप्लाई होता है, जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसका मतलब है हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तब ये रूल अप्लाई होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज हो जाता है। क्या मतलब है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड मौजूद है, और बाहर उसके जो चार्ज मौजूद है वो नेगेटिव है, टॉप पे उसके चार्ज मौजूद है वो नेगेटिव है, तो अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, वो ऐड होगा IMU, EM, ENU, M, इन सब को नाम में क्या आखिर में जो आते हैं, इन सबको रिप्लेस किया जाएगा ATE से। क्या मतलब है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसका नाम ऐसा है जिसके आखिर में IUM आता है, हम IUM को निकाल कर उसकी जगह AET लिखेंगे। कब, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो नेगेटिव हो। अगर चार्ज पॉजिटिव है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास ये आयरन है, आयरन जो है ये सिंबल है इसका Fe, ये फीरम जो उसका ओरिजिनल नेम है, वन माना जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है UM, हम इस UM को निकाल देंगे और इस UM की जगह हम लोग लगा लेंगे ATE, इसका नाम है फ्यूरेट। कब होता है ये, जब होता है जब स्फीयर पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो रूल नंबर 10 काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ आयरन जो कि फ्यूरियम है, अब इसका नाम क्या होगा, फ्यूरेट। फिर से देखें, अब कॉपर है, कॉपर ओरिजिनल लफ्ज लिया गया Cu, देखिए सिंबल है इसका क्यूप्रियम से। अब ये देखिए कॉपर मौजूद है, ये हमारे पास क्या मौजूद है, साइनो ग्रुप मौजूद है, साइनो 4 है, कॉपर 2 है, इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज है, तो 2 खत्म हो गए, हमारे पास कितने रह गए, 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा रह गए। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो तो हम क्या करते हैं, UM को निकाल के आखिर में AET लगाते हैं, क्यूपरेट इसका नाम बन जाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो, इधर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, UM को रिप्लेस किया, AET लगा दिया, फ्यूरम से ये फ्यूरेट बन गया, क्यूप्रियम से क्यूपरेट बन गया। अब नेक्स्ट देखिए, लेड है PB, तो लेड का ओरिजिनल नेम जो कि है प्लम्बम, इधर देखिए UM निकालेंगे, उसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, प्लम्बेट। कब हुआ, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होता, फर्स्ट करो पॉजिटिव होता, तो हम इसको AET नहीं लिखते, बल्कि इसका ओरिजिनल नाम लिखते, जो नाम है को पूरा निकलते, कोई चीज नहीं काटते। फिर देखें, सिल्वर है, आर्जेंटम, इसका ओरिजिनल नेम है, ये देखिए सिंबल में AG मौजूद है, इसी से लिए गए हैं, ये पुराने इसके लैटिन और ग्रीक जो ओरिजिन है वही उसके नाम है, ये देखिए यहाँ पे मौजूद है। अब देखें स्फीयर पर क्या मौजूद है, नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब है इसके नाम में तब्दीली आएगी, सेंट्रल मेटल का नाम चेंज हो जाएगा। किस तरह चेंज हो जाएगा, आखिरी वर्ड उसके चेंज हो जाएंगे, तो आखिरी वर्ड अर्जेंटेट बन जाएगा। UM निकाल दिया, उसकी जगह AT ही लगा दिया। कब होता है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज हो जाता है। किस तरह चेंज हो जाता है, लास्ट वर्ड हम चेंज करते हैं। गोल्ड AU, ओरम इसको कहा जाता है। अब UM मौजूद है, ये देखें उसी तरह से AU है, साइनो ग्रुप है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, -2। जब -2 चार्ज आए तो उसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसका नाम चेंज होना है। क्या चेंज होना है, UM होगा, तो लास्ट में उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 8 से, ओरम था और 8 बन गया। नेक्स्ट देखिए, टिन है, स्टेनम, सिंबल भी इसका मौजूद है, स्टेनम है, UM निकलेगा, 10 बन जाएगा। फिर देखिए एल्यूमिनियम है, अब गौर करें यहाँ पे एल्यूमिनियम के आखिर में IUM है, हमने कहा था IUM हो, UM हो, ENUM हो, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, ATE से। तो तब होता है जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज नेगेटिव हो। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम है, ये एक्वा है, एक्वा की तादाद कितनी है, एक्वा की तादाद 4 है, एल्यूमिनियम की तादाद कितनी है, सॉरी ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 4 है, नेगेटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, तो हम कह रहे हैं कि इस पे कितना चार्ज आया, -1, लेकिन अब भी माइनस चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम चेंज हो जाएगा।
वहां पे IUM यहाँ पे मौजूद है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनेट बन जाएगा, एट ही आखिर में लगा देंगे, IUM निकाल देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। इसी तरह से जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके लास्ट वर्ड्स को ATE के साथ। चलिए दिखते हैं कैसे। जैसे क्रोमियम है, IUM आया तो हमने क्या कर दिया, उसको क्रोमेट बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है। अगर नहीं होता ये सेंट्रल मेटल एटम इलेगेंस, इस पे चार्ज नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता तो इसका नाम क्रोमियम नहीं होता, हम इसको चेंज नहीं करते। कैडमियम IUM है, हमने इसको निकाल के क्या लगा दिया, ATE लगा दिया, कैडमिएट। क्यों लगाया, कोऑर्डिनेशन पर नेगेटिव चार्ज। प्लैटिनियम, प्लैटिनेट। कोबाल्ट, कोबाल्टेट। एंटीमनी, एंटीमोनेट। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे AN को काटा, लास्ट वर्ड हमने काट दिया। कोबाल्ट में हम गौर करें, कोबाल्ट में हमने कुछ नहीं काटा, बल्कि आखिर में लिख दिया AT। फिर उसके बाद मैग्नीज, हमने क्या किया मैग्नीज में, यहाँ पे हम लोगों ने ESE काट दिया और उसकी जगह लिख दिया मैग्नीज 8। मरकरी, Y काट दिया और उसकी जगह मर्क्यूरेट। और इस तरह से निकल है निकलेट, जिंक है जिंकेट। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आखिर में AT लिखना पड़ेगा। और उसका तरीका क्या है, IUM, UM, ENUM, Y, कभी NY, इनको निकाल के, दूसरे वर्ड्स को निकाल के इसके आखिर में AT लगाते हैं। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज हो, अब देखें कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे हमारे पास देखिए ये आयरन, वही आ रहा है ना, Fe है, फ्यूरम इसका नाम है, यहाँ पे मौजूद है Cn के साथ, इस पे पॉजिटिव 2, इस पे नेगेटिव 2, तादाद बराबर है, इस पे चार्ज क्या हुआ 0। अब इसका नाम हम लोग UM निकाल नहीं रहे, UM को निकाल के AT नहीं लगा रहे, बल्कि इसका नाम प्यूरल रख रहे हैं फ्यूरम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई भी चेंज नहीं किया सेंट्रल मेटल एटम के नाम पर। फिर देखिए कॉपर है, Cu इसका सिंबल है, क्यूप्रियम इसका नाम है। अब देखिए यहाँ पे CuCN, तो इसकी तादाद 1, इसकी तादाद 2, जिसकी वजह से नेगेटिव 1 था, 2 है, तो हमारे पास क्या बचा, +1 चार्ज बना। पहले न्यूट्रल था, +1। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के नाम को नहीं छोड़ेंगे, इसका नाम क्यूप्रियम होगा, क्यूप्रिएट नहीं होगा। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ AET आपको नजर आ जाए तो उसका ये मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है। और अगर AET नजर नहीं आए तो उसका मतलब ये होता है कि वो न्यूट्रल है या पॉजिटिव है। वेल, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे लेक्चर हैंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकी नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करेंगे, IUPAC के रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।